नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक ऐसा सेगमेंट भी है जिसे हम ऑन द रडार कहते हैं। इसमें हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। पहला नाम है एचडीएफसी बैंक का। 4 दिन में एचडीएफसी बैंक का शेयर 10% लुढ़कता हुआ दिखा। पार्ट टाइम चेयरमैन के इस्तीफे के बाद की जो गिरावट है वो बीते हफ्ते में भी जारी रही। दरअसल अब एक नया मामला सामने आया जिसमें 81 बॉन्ड्स की मिस सेलिंग का मामला सामने आया, जिसमें इस बैंक ने अपने जो 3 कर्मचारी हैं उनको बैंक से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 23 मार्च को शेयर में चौथे दिन गिरावट रही और 4.5% से ज़्यादा गिरकर ये शेयर 744 रुपये 15 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 27 मार्च यानी कि शुक्रवार को फिर से खबर थी कि सेबी ने चेयरमैन के इस्तीफे की शुरुआती समीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी रिव्यू शुरू कर दी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर नॉर्म्स के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी गई है। फाइंडिंग्स के आधार पर यानी कि ये जो जांच की जा रही है उसमें क्या निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं, उसके आधार पर क्या पूर्ण गवर्नेंस की जांच भी शुरू हो सकती है, ऐसी भी आशंकाएं अब लगाने लगी हैं। साथ ही साथ हुआ ये कि जेफरीज के क्रिस वुड ने 2 बड़े पोर्टफोलियो से शेयर को बाहर करने का फैसला लिया। एशिया एक्स जापान और ग्लोबल लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो से इस बैंक को बाहर कर दिया गया है। अविनाश गोरक्षकर जी का मानना है कि 6 से 8 महीने में इस बैंक में ना तो ग्रोथ ना ही पैसा बनने की जो गुंजाइश है या फिर उम्मीद नहीं नजर आती है। 27 मार्च को शेयर में 2 दिन की रिकवरी के बाद दोबारा गिरावट रही और शेयर 3% से ज्यादा गिरकर 756 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। दूसरा नाम है एल&टी का। ईरान इजराइल यूएस जंग पर अब एल&टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। ईरान इजराइल जंग के बाद पहला बयान इस कंपनी की ओर से आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 95% प्रोजेक्ट्स सेफ हैं और सामान्य यानी कि नॉर्मल रूप से चल रहे हैं। इस कंपनी का ऑर्डर बुक का करीब 37% हिस्सा गल्फ यानी कि खाड़ी देशों से आता है और उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, जिसमें कंपनी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसको सुलझाने के ऊपर कामकाज जारी है। 23 मार्च को इंटरडे में यह शेयर 3300 के नीचे 3288 रुपये 10 पैसे तक फिसल गया था। हालांकि क्लोजिंग वहां से अच्छी खासी रिकवरी के साथ करीब 0.3% नीचे 3342 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। जेपी एसोसिएट्स को खरीदने को लेकर वेदांता और अदानी ग्रुप में ठन गई है। वेदांता ने एनसीएलटी के फैसले को एनक्लैड में चुनौती दे दी है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा एनसीएलटी ने जेपी एसोसिएट्स के लिए जो अदानी ग्रुप की बोली है उसको मंजूरी दी थी। एनसीएलटी ने वेदांता की ओर से जो बोली लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया था। वेदांता ने कहा है कि जो उसकी बोली थी वो सबसे बड़ी थी और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने कमर्शियल साजिश का रूप बताया है, एक आरोप लगाया है। आपको बता दें कि वेदांता ने 16,726 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी जेपी एसोसिएट्स के लिए, लेकिन लेंडर्स ने अदानी ग्रुप के प्लान को तेज भुगतान के कारण प्राथमिकता दी थी। अदानी ग्रुप ने आपको बता दें 14,535 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। अब वीएलएम वाला मानती हैं कि आप इस ग्रुप से जुड़ी हुई जो कंपनी है जेपी पावर, जिसमें जेपी एसोसिएट्स की 24% हिस्सेदारी है, इसको आप 14 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। टारगेट 16, 18, 22 के होंगे। स्टॉप लॉस आपको 13 रुपए का रखना होगा। 23 मार्च को जेपी पावर के शेयर में हालांकि 10% से ज्यादा की गिरावट के साथ 14 रुपए 67 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और दूसरी तरफ वेदांता जिसने इसको चैलेंज किया है उसमें भी करीब 4% की गिरावट के साथ 645 रुपए 75 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 23 मार्च को खबर थी कि एनक्लैड ने अदानी के प्लान पर रोक लगाने से यानी कि स्टे लगाने से तो इनकार कर दिया। हालांकि वेदांता की जो अपील है उसके ऊपर अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है। उस दिन यानी कि 24 मार्च को अदानी एंटरप्राइजेज जिसके पास ये कंपनी जाएगी जेपी एसोसिएट्स, उसमें भी करीब 1% की गिरावट के साथ 1817 रुपये 90 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। शेयर ने उस दिन 1813 रुपये 70 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया था। वेदांता एक और खबर के चलते भी इस हफ्ते फोकस में रहा। वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया। हाई स्पीड डीजल के रियायती रेट्स की मंजूरी इस कंपनी को नहीं मिल पाई है। फॉर्म सी के तहत कंपनी ने रियायती रेट्स की मंजूरी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कहना था कि माइनिंग के अलावा गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है रियायती रेट्स पर अगर डीजल दिया जाए, तो इसी वजह से इनको राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और 23 मार्च को कंपनी की अंतरिम डिविडेंड के ऊपर बोर्ड बैठक भी होने वाली थी। तो 2 खबरों के चलते ही स्टॉक फोकस में रहा और उस दिन वेदांता के शेयर में करीब 4% की गिरावट के साथ 645 रुपये 75 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
अगले दिन खबर थी कि 11 रुपये प्रति शेयर के तीसरे अंतरिम डिविडेंड को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और डिविडेंड के रूप में कंपनी की ओर से 4,300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए 28 मार्च रिकॉर्ड डेट के रूप में तय की गई है। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी मानते हैं कि वेदांता में लंबी अवधि के लिए आप धीरे धीरे खरीदारी करके चल सकते हैं। 24 मार्च को वेदांता के शेयर में इंट्राडे लो से अच्छी रिकवरी हुई और करीब 1% ऊपर ये शेयर 651 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। जोमैटो के बाद स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने की घोषणा की है। स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस 17% या यूं कहें 2 रुपये 59 पैसे बढ़ा दी है। स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस 14 रुपये 99 पैसे से बढ़ाकर 17 रुपये 58 पैसे कर दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जोमैटो ने भी अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है उसमें 19.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस 12.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये 90 पैसे कर दी थी। 24 मार्च को इस खबर के चलते स्विगी का शेयर इंट्राडे हाई से हल्का होकर करीब 1.25% ऊपर बंद हुआ। हालांकि एटर्नल के शेयर में करीब 5% की मजबूती के साथ 237 रुपये 94 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। मारुति के बोर्ड ने क्षमता विस्तार को मंजूरी दे दी है। गुजरात में फेज 1 क्षमता विस्तार को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इस फेज 1 के तहत जो क्षमता विस्तार हो रहा है 2.5 लाख व्हीकल्स प्रति साल का जो क्षमता विस्तार है वो कंपनी की ओर से किया जाएगा और इसके ऊपर 10,189 करोड़ रुपए का कंपनी की ओर से निवेश किया जाएगा। 23 मार्च को इस अप्रूवल की खबर के बाद मारुति सुजुकी के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 12,464 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। इंडिगो ने एक अहम पद पर नियुक्ति की घोषणा की है। आलोक सिंह को कंपनी ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एमडी एंड सीईओ के पद पर रह चुके हैं आलोक सिंह और इस खबर को बाजार ने पसंद किया। 24 मार्च को इंडिगो के शेयर में 5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 4,150 रुपये 80 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि इसमें क्रूड कीमतों में जो भारी गिरावट आई थी उसका भी असर शामिल था। अगला नाम है एक्मे सोलर का, जिसमें लगातार 3 दिन से तेजी जारी है। जी हां, राजस्थान में इस कंपनी ने 155 मेगावाट का जो BESS प्रोजेक्ट है यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर दिया है और उसी का इम्पैक्ट हमने 24 मार्च को शेयर में बनता हुआ देखा। 24 मार्च को एक्मे सोलर के शेयर में करीब 5% की मजबूती के साथ 249 रुपये 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ और अगले 2 दिन तक भी इसमें तेजी जारी रही और शुक्रवार को यानी कि 27 मार्च को तो शेयर ने इंट्राडे में 273 रुपये 97 पैसे का इंट्राडे हाई भी छू लिया था। एशियन पेंट्स ने जंग के असर को अपने ग्राहकों को पास ऑन किया है। जी हां, कंपनी ने कहा है कि 10 अप्रैल से ये कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं और 2 चरणों में कीमतें बढ़ाई जाएंगी जो कि 6 से 8% तक हो सकती है। बाजार को अनुमान था कि ये कीमतों में बढ़ोतरी 2 से 5% तक हो सकती है। 21 अप्रैल से जो पहला चरण है वो लागू होता हुआ, माफ कीजिए 10 अप्रैल से पहला चरण लागू होगा और 21 अप्रैल से जो कीमतों में बढ़ोतरी का दूसरा चरण है वो भी कंपनी की ओर से लागू कर दिया जाएगा। 24 मार्च को जब ये खबर आई तो उस दिन शेयर में 5% तक की तेजी देखने को मिली और शेयर करीब 4.5% ऊपर 2217 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। इरकॉन और आरबीएनएल के मर्जर की खबरों का बाजार इस हफ्ते गर्म रहा। दोनों कंपनियों के मर्जर की रिपोर्ट से खरीदारी का जोश दिखा। एनएमपी 2.0 के तहत मर्जर हो सकता है, ऐसा एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही थी। एनएमपी आपको बता दें नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0, इसके तहत ये मर्जर हो सकता है और तीसरी तिमाही के अंत में अगर आप देखें ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं और सरकार का आरबीएनएल में करीब 73% और इरकॉन इंटरनेशनल में करीब 65% के आसपास का हिस्सा था। मर्जर का जो रेशो है वो आरबीएनएल के पक्ष में रह सकता है, ऐसा अरुण केजरीवाल जी का कहना है। हालांकि उनका कहना था कि अगर आपके पास ये शेयर हैं तो दोनों शेयरों में आप बने रह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों में चाहें तो लगा भी सकते हैं। 25 मार्च को इरकॉन और आरबीएनएल में 7.5% तक का इंट्राडे उछाल देखने को मिला और दोनों शेयर 4 से 4.5% की मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। समान कैपिटल ये अगला नाम है जिसके लिए एक अहम मंजूरी आ गई है और ये अहम मंजूरी आई है आरबीआई की ओर से। अधिग्रहण के लिए आरबीआई से शर्तों के साथ ही सही लेकिन मंजूरी मिल गई है और ये मंजूरी मिली है एवेन्यूर इन्वेस्टमेंट को 66.65% हिस्सा खरीदने के लिए। एवेन्यूर इन्वेस्टमेंट आपको बता दें IHC की सब्सिडरी कंपनी है और आरबीआई ने 1 साल का विंडो दिया है, टाइम फ्रेम दिया है जिसके तहत ये डील पूरी हो जानी चाहिए। फाइनल मंजूरी मिलना अभी भी हालांकि बाकी है सेबी की ओर से यानी कि मार्केट रेगुलेटर की ओर से और शेयर को ट्रेडिंग के लिए खरीदा जा सकता है, ऐसा वीएलएम बालाजी का मानना है। स्टॉप लॉस 130 का रखें, टारगेट ऊपर में 150 से 170 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो इस खबर के चलते 25 मार्च को समान कैपिटल के शेयर में एक समय 10% का अपर सर्किट लग गया था, बाद में 12% तक का जंप भी दिखा और क्लोजिंग करीब 6% ऊपर 146 रुपये 88 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक ने एक नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने
एंड आइस एज के नाम से एक नया कैंपेन लॉन्च किया है। आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत से इन्होंने ईवीज के लॉन्च किए हैं, जिसमें जेन 3 S1X और रोडस्टर X नाम के जो ईवीज हैं उनको लॉन्च किया गया है। ये ऑफर 31 मार्च तक ही वैलिड है, जिसमें 50,000 रुपये तक के बेनिफिट्स की बात भी कंपनी की ओर से कही गई है। यही नहीं, इस ऑफर में 60% बायबैक गारंटी और 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी शामिल है। हालांकि अविनाश गोरक्षकर जी का मानना है कि ओला इलेक्ट्रिक के बजाय एथर एनर्जी का शेयर ज़्यादा बेटर है अगर आपको ईवी स्पेस में रहना ही है तो। 27 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 25 रुपये 22 पैसे तक का हाई देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग करीब 2.25% ऊपर 24 रुपये 27 पैसे के स्तर पर जाकर हुई। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। ऑप्टिमम हेल्थकेयर को इस कंपनी ने 46.5 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा है। यूएस की इंश्योरेंस टेक कंसल्टिंग कंपनियों को खरीदा गया है, जिसमें एक नाम स्ट्रेटस ग्लोबल का भी है, जिसमें 100% हिस्सा खरीद के लिए $9.5 करोड़ का कैश भुगतान इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। इस कंपनी को यानी कि जिसको खरीदा गया है स्टेटस ग्लोबल को, उसके रेवेन्यूज़ की बात करें तो 2025 में $42.8 मिलियन का रेवेन्यू था। 2024 में $36.2 मिलियन का इस कंपनी का रेवेन्यू था। शेयर में नई खरीदारी करने के लिए तपन दोषी जी का मानना है कि आप तिमाही नतीजों का अगर इंतजार कर लें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 27 मार्च को इस खबर के चलते इन्फोसिस के शेयर में 1294 रुपये 80 पैसे तक का उछाल तो देखने को मिला, लेकिन बाद में शेयर में मुनाफा वसूली हावी हो गई और ये शेयर 1% नीचे 1269 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते बाजार में 3 नई कंपनियों ने दस्तक दी। पहला नाम है इनोविजन का। बेहद निराशाजनक रही इस कंपनी की लिस्टिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 467 रुपये 70 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 10% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इशू प्राइस 519 रुपये प्रति शेयर था। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 442 रुपये के भाव पर लिस्टिंग हो सकती है। रिस्पांस अच्छा मिला था, इसको एक्सटेंड किया गया था आईपीओ को और 3.25 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 319 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 255 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू था। 64.25 करोड़ रुपये का जो ओएफएस का पार्ट है उसमें मौजूदा निवेशकों को शेयर मिले हैं। जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई लिस्टिंग के बाद, उनका यही मानना था कि इस शेयर से आपको निकल जाना चाहिए। 23 मार्च को लिस्टिंग के बाद शेयर 311 रुपये 10 पैसे तक फिसल गया था और इशू प्राइस से करीब 28% नीचे 374 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। दूसरा नाम है जीएसपी क्रॉप साइंसेज का। इसकी लिस्टिंग अच्छी रही। अच्छी इसलिए क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 328 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 2.5% प्रीमियम पर 320 रुपये इसका इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 322 रुपये पर लिस्ट होगा, उससे भी बेहतर लिस्टिंग हुई। 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिससे कंपनी ने 400 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 240 करोड़ का और ओएफएस का पार्ट था 160 करोड़ रुपये का। विलियम बाला मानती हैं कि लिस्टिंग के बाद जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि स्टॉक को आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 320 का, और वह रणनीति कारगर साबित होती हुई नजर आई भी, क्योंकि 23 मार्च को लिस्टिंग के बाद ये शेयर बाद में 363 रुपये तक उछल गया था। 328 रुपये का इसने लो भी टच किया। वहीं कारोबार की समाप्ति भी 11.5% ऊपर 356 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। तीसरा नाम है राजमार्ग इंफ्रा इनबिट का। अनुमान से बेहतर रही इसकी भी लिस्टिंग, क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 107 रुपये के भाव पर 7% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, क्योंकि इशू प्राइस था 100 रुपये प्रति शेयर का। ग्रे मार्केट मान रहा था कि अच्छी लिस्टिंग होगी प्रीमियम के साथ 103.50 या 103.75 के आसपास का, लेकिन उससे भी ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई। अच्छा रिस्पांस मिला था, 14.25 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें इन्होंने 6,000 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू था, इसमें ओएफएस का कोई भी पार्ट नहीं था और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा शेयर है, ऐसा वीएलएम बालाजी का मानना था। उनका मानना था कि आप इस शेयर को होल्ड कीजिए, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में 120 150 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 24 मार्च को लिस्टिंग के बाद राजमार्ग इंफ्रा इनफिट के शेयर में 107 रुपये 45 पैसे का हाई लगा, 105 रुपये 30 पैसे का लो भी टच हुआ। वहीं करीब 7% ऊपर यह शेयर 106 रुपये 88 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की कुछ ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार। इस सेगमेंट में पहला नाम है कोटक महिंद्रा बैंक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक फ्रॉड सामने आया है। जी हां, इनकी पंचकुला ब्रांच में 160 करोड़ रुपए का एफडी फ्रॉड सामने आया है।
पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एफडीज का ये मामला है और इसको लेकर बुधवार को बैंक ने कहा कि रकम का हिसाब लगाए बिना उन्होंने माना कि हाँ, पैसे गायब हुए हैं। बैंक ने यह भी कहा कि एफडी और लिंक्ड अकाउंट्स का मिलन कर रहे हैं और बैंक ने एफडी फ्रॉड मामले में पंचकुला पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर दी। पंचकुला मामले में बाद में हालांकि कंपनी का जो बैंक का जो इंटरनल एक असेसमेंट था उसके हिसाब से ये जो पूरा मामला है वो 150 करोड़ रुपए से कम का है, यानी कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो 150 करोड़ रुपए से कम की है। ऐसा एक रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी। बैंक ने इस मामले में आरबीआई को लूप में रखा है, जानकारी दे दी है और आरबीआई को ये बैंक लेवल फ्रॉड नहीं लगता है, ऐसा भी इस न्यूज़ रिपोर्ट पे हवाले से निकल के सामने आया था। फ्रॉड में बैंक के जो अधिकारी हैं वो शामिल नहीं हैं। इसको लेकर हालांकि क्लैरिटी नहीं निकल के सामने आई, इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन था। इन खबरों के बीच में 25 मार्च को कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में बड़े उतार चढ़ाव के बाद करीब 1.25% ऊपर 371 रुपये 10 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अनिल अंबानी को लेकर हफ्ते कोई ना कोई खबर बड़ी आती है और इस हफ्ते की बड़ी खबर ये थी और चौंकाने वाली खबर थी कि इन्होंने इस हफ्ते एक वित्त मंत्री जी को कॉन्फिडेंशियल लेटर लिख दिया है। 17 मार्च को लिखे गए इस लेटर में उन्होंने रीपेमेंट का प्रपोजल सामने रखा है। इस लेटर में उन्होंने संदेशरा फैमिली ट्रस्ट वाला जो मामला था उस केस में 5100 करोड़ रुपए का जो सेटलमेंट हुआ था उसका जिक्र किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवंबर 2025 का। उसमें अनिल अंबानी ने कहा कि इस मामले में सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को बंद करने की इजाज़त दे दी गई थी। इस केस में स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी और सेटलमेंट के तहत जितने भी भगोड़े लोग थे इसमें और कंपनियां थी उनकी जो लायबिलिटीज है, उनकी जो देनदारी है उसको खत्म कर दिया गया था। उन्होंने ये तक कहा कि इस मामले में सरकार, सीबीआई, ईडी, सेबी, आईटी विभाग और सभी बैंक पार्टी थे और लेंडर्स बातचीत करने को तैयार थे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। सभी एजेंसियों में सभी प्रोसीडिंग्स बंद हो गई और कोई पीनल इंटरेस्ट या फिर ओवर ड्यू इंटरेस्ट नहीं लगाया गया था, स्पेशली प्रिंसिपल ड्यूज के वन टाइम सेटलमेंट की जहाँ तक बात है। इन सब खबरों के बीच में एसआर वेल्थ के लोकेश सेठिया मानते हैं कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में आपको दूरी बना के रहना चाहिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 24 मार्च को रिलायंस पावर के शेयर में हालांकि 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 21 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई, लेकिन रिलायंस इंफ्रा का शेयर करीब 1.5% नीचे गिरकर 72 रुपये 51 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। येस बैंक का शेयर क्या 16 रुपये 16 पैसे के 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इनफैक्ट येस बैंक को लेकर खबर ये आई इस हफ्ते कि महाराष्ट्र जीएसटी विभाग से इनको 79,38,000 रुपये के जुर्माने का नोटिस मिला है। वित्त वर्ष 2019 से 2022 से जुड़ा हुआ ये जीएसटी विभाग का नोटिस है। बैंक का जीएसटी विभाग के आदेश को चुनौती देने का फैसला भी है, यानी कि बैंक इसको चैलेंज करने जा रहा है। दिसंबर 2025 तक आपको बता दें कि एसबीआई के पास इस बैंक की बड़ी हिस्सेदारी थी, 11.25% के आसपास की उनकी हिस्सेदारी थी। जून 2025 की बात करें तो एसबीआई के पास इस बैंक का करीब 24% हिस्सा था, जो कि उन्होंने सितंबर तिमाही में बाद में कट भी कर लिया। लेकिन अविनाश गोरक्षकर जी का मानना है कि भले ही स्टॉक में इस बैंक में बड़ी गिरावट हो चुकी है, लेकिन इस बैंक के बजाय अगर आप पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे उनको चुने तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। 27 मार्च को येस बैंक के शेयर में 3% तक की गिरावट रही और करीब 2% नीचे 18 रुपये 12 पैसे के स्तर पर जाकर ये स्टॉक सेटल होता हुआ नजर आया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं। अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। अपने कमेंट्स भी दीजिए, आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए अपने म्यूचुअल फंड्स और अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवालों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। कुछ नहीं करना है, आपको ज्वाइन बटन प्रेस करना है किसी भी वीडियो पर आकर, उसके बाद 3 ऑप्शंस हैं, उसको चुनने के बाद पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद आप बन जाएंगे हमारे प्राइम मेंबर्स और हम प्रतिबद्धता के साथ आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, विदा ले रहा हूँ आपसे। हैप्पी वीकेंड।